नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। हरियाणा में लोगों ने जोश खरोश से डाले वोट, पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 31 नक्सली मारे गए। महाराष्ट्र में एनआईए ने 3 अफराद को दहशतगर्दी के शक में पकड़ा, 5 रियासतों के 22 मकामात पर मारे गए छापे। फारूक अब्दुल्ला ने वजीर खारजा के पाक दौरे का किया खैर मकदम, शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान जाएंगे एस जयशंकर। और अमेरिकन माहिरीन का दावा, ईरान के हमले को रोकने में नाकाम रहा इजराइल का दिफाई निजाम। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की हुई वोटिंग के दौरान अवाम में काफी जोश व खरोश देखा गया। अवाम के इस जोश को रियासत में तब्दीली का इशारा माना जा रहा है। हालांकि इसका सही मतलब तो नतीजों से ही सामने आएगा, लेकिन हर पार्टी के लीडर अवाम के इस मूड को अपनी पार्टी की जीत की जमानत करार दे रहे हैं। लोगों से मैं मिल रहा हूँ, लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद खूब मिल रहा है। कमल का फूल खिल रहा है, प्रदेश के अंदर खिल रहा है, लाडवा में भी खिल रहा है। कांग्रेस की जो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, भेदभाव की राजनीति थी, हमने 10 वर्षों के अंदर उसके ऊपर विराम लगाया है। हुड्डा साहब एक ही विशेष वर्ग को देखते थे, एक ही विशेष क्षेत्र को देखते थे। क्षेत्र के अंदर भी विकास नहीं होता था, परंतु हमारे सरकार के अंदर सबका साथ सबका विकास 36 जाति को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। खिलाड़ियों के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चलाइया, उसको खिलाड़ी भी समझ रहे हैं। जितना खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है, और जितना युवाओं का विश्वास बढ़ाया है, किसान को मजबूत किया है। कांग्रेस आने वाली इसकी 7 पीढ़ियां भी आ जाएं, जितना काम मोदी 10 वर्षों में कर गए हैं, डबल इंजन की सरकार कर गई है, कांग्रेस 10 पीढ़ियां तक भी नहीं कर सकेगी। ये आज नोट करके ले लें। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहें, ये लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन सुबह से सर आंकलन आपका क्या कह रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस को? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या 50+ का भारी बहुमत से। इश्यूज सर क्या रहेंगे हरियाणा के, जो आपको लगता है कि उस पर काम होना चाहिए? ये विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, बेरोजगारी नंबर 1 कर दिया हरियाणा, महंगाई हर हिसाब से, कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है। डीएम को लेकर भी एक सवाल है, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि गुटबाजी है? और कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस का अपना नियम है, विधायकों के मत लेंगे और हाईकमांड फैसला करेगा। हरियाणा में इतना अच्छा काम किया है 10 साल में, मोदी जी का आशीर्वाद में जो भी काम हुए हैं, हरियाणा का जनता आशीर्वाद देंगे ऐसे उम्मीद है। सर, कांग्रेस कह रही है, सचिन पायलट अब से कुछ देर पहले बोल के गए हैं, बयान दिया उन्होंने कि बीजेपी ने किसानों के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए, इसलिए कांग्रेस बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। इस बयान के ऊपर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का जो बात लेकर के कोई उस पर गंभीरता से कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वो देख चुके हैं, 70 साल से कांग्रेस का झूठे वादे देख चुके हैं, देश को उन्होंने कहां पहुंचा दिया था। अब कहां कांग्रेस को कोई विश्वास करेगा कि एक आध दो का वो लोग झूठ बोल करके चुनाव जीत सकते हैं, मगर वो वादा पूरा नहीं कर सकते। कांग्रेस का दम नहीं है। प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी पर ब्लेम कर रहे हैं। आप राहुल गांधी के इस तरह जो लगातार बयान दे रहे हैं, खासकर हरियाणा को लेकर, बीजेपी पर जो निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने कहा कि उनका लीडर ऑफ अपोजिशन होना एक श्राप है। राहुल गांधी का जो वर्ड्स है, वो जो कहते हैं, उसका शब्द है, वो इतना आपत्तिजनक है कि उसी से हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो चुनाव में हो या राजनीति में, हम लोग एक दूसरे को क्योंकि प्रतिद्वंदी है तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाले जो बात करते हैं उसी से बहुत आहत होते हैं।
हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है हमारी 7 गारंटी क्या रहेंगी, हम जनता को क्या देना चाहते हैं और हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक न सिर्फ स्पष्ट लेकिन एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। जनता ने 10 साल में भाजपा का जो परफॉर्मेंस है वो देख लिया है। बदलाव की तरफ सब लोग झुके हुए हैं। भारत सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सब अब बदलाव चाहते हैं और चारों तरफ से जो फीडबैक हमको मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसलिए मैं आशावान हूं कि हम सरकार बनाएंगे। अंतिम सवाल सर कि किसानों को लेकर जो उनकी मांगे थी या किसानों के मुद्दे हैं, आप उसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए, किसान वर्ग को पिछले 10 सालों में हमेशा ही निराशा हाथ लगी है। ना तो एमएसपी पे कानून बना है, काले कानून जो बनाए 3 वो विड्रॉ करने पड़े। बावजूद उसके सरकार ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। दुगनी करना छोड़ दीजिए, किसान को आज बहुत बुरे हाल में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जैसी सरकार हरियाणा बनेगी, हम जितने भी हमारे फार्मर्स के इश्यूज हैं उन सबको प्रायोरिटी पर लेंगे और देश भर में भी किसानों को आज उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। पार्टियों की दावेदारियों के बीच हरियाणा का ये इलेक्शन मुल्क की मशहूर पहलवान ओलंपियन विनेश फोगाट के मुस्तकबिल का भी फैसला करने वाला है। पेरिस ओलंपिक में बेहतरीन खेल के बावजूद अचानक वजन बढ़ जाने पर न सिर्फ मुकाबले से अलग बल्कि अपने सिल्वर मेडल से भी उन्हें महरूम होना पड़ा था। विनेश फोगाट ने चरखी दादरी के जुलाना असेंबली हलके से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ी है। विनेश फोगाट ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात भी की। देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है एक वोटिंग का जो दिन होता है और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश और उल्लास और उसी एक नई उम्मीद के साथ में आज पूरा हरियाणा वोट करने जा रहा है। और कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के मैं कैंडिडेट होने के नाते सबको बधाई भी देती हूँ और सबको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सब वोट करने जरूर जाएं, अपने घर से जरूर निकलें। क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर क्योंकि आप खेल जगत से आती हैं, आपको लगता है कि आप जीती हैं या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो खेल स्तर पे एक नई उपलब्धियां हरियाणा हासिल करेगी? मैं सिर्फ देखो, 10 साल पहले जब हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो जो हमारा खेल था वो उसका स्तर बहुत अलग था और आज भी सभी खिलाड़ी ये उम्मीद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित रहें। हरियाणा में जितने भी वर्ग हैं हम सबको एक साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। नशे को लेकर आपकी क्या रहेगी? क्या आप चाहेंगे कि जुलाना क्षेत्र में यदि कोई नशा करता है तो वो दूर हो? जब अगर मैं फिर वही बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है और हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। क्या हम भावी मंत्री से भी बात कर रहे हैं? क्या आपको ये उम्मीद है क्या इस बात को? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। मेरे हाथ में इतना है, मैंने मेहनत की है, हमें टिकट मिला था, हम लड़ रहे हैं। बाकी जो भी आगे की जो चीज़ें होंगी 5 तारीख के बाद में वो सबके सामने होंगी। वो मेरा फैसला नहीं होता, वो आला कमान का होता है। चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो पार्टी डिसाइड करती है। विनेश फोगाट की बहन पहलवान संगीता फोगाट भी झज्जर में वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू हुई। देखिए, मैं एज ए रेसलर हूँ, एज ए किसान की बेटी हूँ और मैंने अपने आप पहला वोट किया है, तो और मैं खुशी हूँ कि मैं इस बदलाव के साथ मैंने एक वोट किया है। जो बदलाव हम चाह रहे हैं कि ये बीजेपी से सब लोग थक चुके हैं क्योंकि इतने दुखी हो चुके हैं, किसान हो, पहलवान हो या महिलाएं हो, तो सब चाह रहे हैं कि अब की बार सरकार बदले और कांग्रेस की सरकार के साथ हम अपना वोट दिया। क्या कुछ अगर सत्ता में आती कांग्रेस तो क्या कुछ हरियाणा में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसानों का और खिलाड़ियों का मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और महिलाओं के प्रति उन्होंने और हम जागरूक होंगे और उनको और मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी होगा सरकार अच्छा ही करेगी क्योंकि हर एक वोट कीमती है और हर एक वोट कीमती बदलाव की तरफ जाएगा। इंसाफ के लिए अपनी तहरीक में विनेश के हमेशा साथ खड़े दिखे पहलवान बजरंग पूनिया ने वोटिंग के बाद मीडिया को अपने आगे के मंसूबे के बारे में बताया। जो 10 साल में जो अत्याचार सह रहे हैं लोग, उसके खिलाफ रोजगार, जो आज हरियाणा में रोजगार की कमी हो रही है, आप उसको देखते हुए कि भाई हमें जो 2005 से लेकर 14 तक जो सरकार थी उसमें हर वर्ग का विकास हुआ था, तो जो पिछले 10 साल अभी जो चल रहे हैं उनमें पिछले 10 सालों में जो हरियाणा की दशा और दिशा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो खिलाड़ियों की है, चाहे किसानों की है, जवानों की है, किसी वर्ग को लगा लो आप, सरपंच है, आशा वर्कर थी, जो भी वर्ग, जिस भी वर्ग ने आवाज उठाई उस पर सभी पर लाठियां बरसाई गई है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेके आए। देखो, मैं खुद किसान परिवार से हूँ और पहले कुश्ती करते थे, वो भी मिट्टी आगे में था।
और आज क्योंकि मैं गांव से उठ के निकला हूं और गांव जब रेसलिंग स्टार्ट करी मिट्टी से करी थी और अभी जो कांग्रेस पार्टी में जो जिम्मेवारी मिली है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का चेयरमैन वर्किंग प्रेसिडेंट जो बनाया है उसको मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि भाई मैं किसान भाइयों के लिए जितना भी मैं अपनी तरफ से कर सकूं वो करूंगा। पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके ताऊ महावीर फोगाट विनेश के फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने वोटिंग के बाद मीडिया को बताया कि वो विनेश को 2028 का ओलंपिक खेलते हुए देखना चाहते थे। सियासी तौर पर भी वो कांग्रेस के बजाय बीजेपी के हामी हैं, क्योंकि उनकी बेटी बबीता फोगाट पहले से ही बीजेपी में शामिल है। जो ये हरियाणा स्टेट बॉडी का चुनाव है और जो पार्टी देश के हित में, जो हरियाणा गवर्नमेंट के हित में, गरीब के हित में, व्यापारी के हित में, किसान के हित में जो साथ चलने वाला, साथ जो सबका विकास, सबका साथ, भाई ओलंपिक से आने के बाद में हम बैठकर विचार करेंगे। हमारी कोशिश होगी 2024 में, 2028 में ओलंपिक लड़े और 140 करोड़ भारतवासी हैं जिन्हें हौसला बढ़ाया, प्रेम प्यार दिया, उसका मान सम्मान रखते हैं। मेरे अपने विचार थे अब 2028 ओलंपिक लड़े। फिर उसके भी बयान आए थे भी मैं जो 2032 तक मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। पता नहीं जब ओलंपिक से आई तो मैंने भी उसको जो एयरपोर्ट पर से लेने के लिए जाना था, लेकिन कोई उसने ऐसी पोस्ट डाल दी, मेरा मन टूट गया और मैं वापस आ गया। उसके बाद में जो दीपेंद्र हुड्डा है वो जो एयरपोर्ट पर से लेके आया है, जहाँ पर मेरे को होना था वहाँ उसने राजनीति वहीं से शुरू कर दी। उससे पहले उसका कोई विचार नहीं था राजनीति का, न कोई चुनाव का। लेकिन उसके बाद में जो वो उड़ा के घर भी गई है, बुलाई है, उसके बाद में उसने राजनीति का फैसला किया। अरे मैंने को अब दो एमएलए विधायक कोई बन सकता है, लेकिन ये जो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल होता है एक उसका इतिहास होता है। तो वो जो ने कि मेरी जो थी 2028 के बाद में ओलंपिक में जो 140 करोड़ भारतवासियों में उम्मीद थी, हौसला बढ़ाया था, प्यार दिया था, तो उनके ऊपर खरा उतरने के लिए उसने 2028 से ओलंपिक लड़ना था। और जो उसने फैसला लिया उसका खुद का फैसला है, ये हमारे कोई विचार नहीं थी। प्रदेश को साबिक पहलवान और बीजेपी के रुकन बबीता फोगाट ने भी वोटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट के सियासी रुख को उनका अपना निजी फैसला करार दिया। जिम्मेदारी जो है वो हम, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है और किसी भी समय पे कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। हो सकता है उनका पार्टी ज्वाइन करने का फैसला पहले से हो। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हर किसी का अपना फैसला है, हर किसी का अपना निर्णय है। क्या उनके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ था आपको, क्योंकि आप भी ये बात कह चुकी हैं पहले? नहीं, मैंने भी, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आपके फादर ने, क्योंकि उनके ऊपर इतनी मेहनत की, वो आप बचपन से पाला, लेकिन एक जो पहचान देनी होती है जब साथ में खड़े होने की बात होती है तो वो साथ में नजर ना ही उन्होंने जिक्र किया, ना ही वो खड़े नजर। कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप ये कहते रहे हैं कि विनेश जी जो है उनको बहलाया गया, राजनीति में लाया गया। आपको लगता है कि इस तरीके की बात हुई? ये तो विनेश खुद कह रही है कि मेरा प्लान 2032 तक खेलने का था। तो आप देख रहे हैं जो जिस खिलाड़ी का 2032 तक खेलने का प्लान है और वो खिलाड़ी बीच में कोई भी उनको राजनीति में लेके जा रहा है, तो वो तो साफ तौर से दिख रहा है। मुझे कहने की जरूरत क्या है जब वो खुद ही कह रही है 2032 तक। ओलंपिक मेडलिस्ट निशानेबाज मनु भाकर ने इस इलेक्शन में पहली बार अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वोटिंग के मकसद पर रोशनी डाली। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सिक्योरिटी दस्तों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला पर हिफाजती दस्तों ने उस इलाके को घेर लिया था और इसके बाद हुए एनकाउंटर में 31 नक्सली मारे गए हैं। एनकाउंटर खत्म होने के बाद 31 नक्सलियों की लाशें और बहुत से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। जिला दंतेवाड़ा नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण भुजमठ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी,
नेंदूर इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आर्म सबमिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल्स, 303 इस प्रकार के अनेक ग्रेनेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद हम और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। आमतौर पर इस इलाका में PLG कंपनी नंबर 6, प्लेटून नंबर 16 एवं ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं। जैसे DKSRC मेंबर कमलेश, DKSRC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कैडर की उपस्थिति का सूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा। शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। किस तरह की गतिविधियां नक्सलियों की थी? क्या वो कहीं मूव कर रहे थे या किसी ऑपरेशन की तैयारी में थे? क्या कुछ इनको इस इलाके में तो माओवादी का जैसा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेटून या कंपनी या बड़ी फॉर्मेशन का उपस्थिति रहते हैं, उसी आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल द्वारा ये अभियान को संचालित किए गए थे और उसका परिणाम काफ़ी अभी सकारात्मक रहा है। लेकिन एग्जैक्टली माओवादी किस काम के लिए उधर एकत्रित हुआ है, वो जैसा भी डिटेल अभियान कंप्लीट होने के बाद ही फिर हमको स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो पाएगा। सफलता को किस तरीके से देखते हैं? जो मिशन है, जो टारगेट है, उसको तो इस सफलता को किस तरीके से? लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुंचेगा। तो उसमें 10 ऐसा माओवादी कैडर जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफ़ी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन के सकते जा रहा है। और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता की इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिस हमारे एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान उनका मामूली इंजरी हुआ है, उसका भी इवैक्यूएशन करके उनका ट्रीटमेंट जारी है। उनकी स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। माओवादियों का भी और क्या कुछ नुकसान हुआ उसका आंकलन की जा रही है। अभी हमारे पास 31 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और जैसे यदि सर्चिंग में और कुछ घायल माओवादी या डेड बॉडी मिलेगा तो उसका हम अपडेट करेंगे। अबुझमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी अबुझमाड़ में और नारायणपुर दांतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में नेंदूर, थुलथुली, कवाड़ी के आसपास सूचना आई थी कि पूरी बस्तर डिवीज़न, जिसमें आमदई एरिया कमेटी जाता है और इंद्रावती एरिया कमेटी के टॉप लीडर्स, टॉप नक्सल्स की वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पर एक जमावड़ा है। इस आसूचना पे सर्चिंग गश्त पे टीम्स निकली थी अलग अलग जगह से। दांतेवाड़ा DRG थी, नारायणपुर DRG थी, STF सारी टीम्स निकली थी 2 दिन पहले। और कल दोपहर से लगातार और ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है। भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं और भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें कंपनी नंबर 6, इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदई एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीज़न के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है। सर, इसमें कितने पुरुष माओवादी, कितने महिला माओवादी और कितने की इनामी, ऐसा कुछ जो है शिनाख्ती और आंकड़ा जो है ये स्पष्ट हो? तो आंकड़ा में पहला आंकड़ा ही 31 है, जहाँ तक हथियारों का है बड़ी संख्या है। टीम अभी बाहर नहीं आई है तो एकदम स्पष्ट और एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद हमें बरामद हुए हैं। इनामी नक्सलियों का जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक SZCM हमने फरियादी में मारा था 25 लाख का। SZCM का रैंक जनरली 25 लाख का होता है। इस क्षेत्र में भी इंट था 2 SZCM का। शिनाख्ती अभी हम कर रहे हैं, कंफर्म करके बताएंगे। अभी तक वो शिनाख्ती का कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर भी 2 SZCM के होने की इंटेलिजेंस थी और अभी तक बॉडीज वापस नहीं आई है, टीम्स वापस नहीं आई है। जब वापस आएंगे तो करेंगे। वो SZCM 25 लाख के इनामी होते हैं। बाकी जिस तरह से हथियार मिले हैं, बड़ी संख्या में DVCM और SZCM रैंक के लोग हो सकते हैं। DVCM का इनाम 8 लाख के ऊपर होता है और SZCM का 25 लाख। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा एनकाउंटर को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। वहाँ क्या कर रहा है? कल दिन भर चले मुठभेड़ में हमारे DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा और STF के फोर्सेस थे
नक्सलियों की बड़ी संख्या वहाँ थी। उनका कंपनी नंबर 6 था और प्लाटून नंबर 16, वो दोनों साथ चलते थे बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरियाज़ में। और वहाँ पर ये जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आज तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का ऑपरेशन है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रियासती सदर दीपक बैज ने भी दंतेवाड़ा एनकाउंटर में शामिल सिक्योरिटी जवानों की इस कामयाब ऑपरेशन के लिए उन्हें शाबाशी दी है। वहाँ क्या कर रहा है? बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आई है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ फोर्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया है, इसके लिए बधाई। लगातार इस तरह का ऑपरेशन सर हो रहे हैं, पिछले कई समय से देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ये टारगेटेड एनकाउंटर करे, निर्दोष आदिवासियों को ना मारे, ये तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह है कि जवानों की मेहनत है और इससे जवानों का मनोबल बढ़ा है, इसलिए जवानों को बधाई। 31 शव बरामद हो चुके हैं नक्सलियों के, और मीडिया से ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा ऑपरेशन जवानों के द्वारा, उनको खूब बधाई और शुभकामनाएं। सर, अमित शाह से बात भी मुख्यमंत्री ने की है, 2026 तक नक्सल समाप्ति की बात। देखिए, उनके बीच में क्या बात हुई उसके बारे में थोड़ी मैं बात करूंगा। सर, हरियाणा का चुनाव भी चल रहा है, किस तरह देख रहे हैं आज मतदान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है, लोग मतदान करने ही निकले हैं भारतीय जनता पार्टी को वहां से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को हो रही शंघाई कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी वजीर खारजा एस जयशंकर के शरीक होने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये फैसला दोनों मुल्कों को दोस्ताना ताल्लुकात की समत में आगे बढ़ने का मौका फराहम करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये शंघाई जो है ग्रुप है, उसकी जो है उसमें वज़ीर आज़म जाते हैं और बाकी बड़े बड़े लीडर जो हैं इसके वो जाते हैं इसमें, और ये अपनी फाइनेंशियल सूरतों पे और बाकी चीज़ों पे बात करते हैं। खुशी है मुझे कि जयशंकर जी जा रहे हैं, पाकिस्तान ने इनको बुलाया है, दावत दी है। उम्मीद करूंगा कि ये जहाँ शंघाई के बारे में उस मीटिंग में बात करेंगे कि वो दूसरी बातें भी करें कि मुल्क को कैसे हम लोग दोस्ती की तरफ चलाएं और इस नफ़रत को किसी तरीके से ख़त्म करें। ये एक बहुत बड़ी बात है इनका जाना वहाँ पे। और जैसी हालत आज दुनिया में आप देख रहे हैं, वेस्ट एशिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इज़राइल और बमबारी कर रहा है लेबनान पे, सीरिया पे, ईरान पे, और सारे करीबी मुल्क जो है अपना पैलेस्टाइन है उस पर भी। और अल्लाह करे कि अब वक्त आ गया कि लड़ाइयाँ छोड़ देनी चाहिए। अगर हमने इस दुनिया को बचाना है और दुनिया को बेहतर रास्ते पे ले जाना है तो बातचीत का ही रास्ता है जिससे कि कुछ हल हो सकता है। लड़ाइयाँ बर्बादियाँ लाती हैं, बेगुनाहों को मार देती हैं। तो हमने देखा, जो हम देख रहे हैं आज यहाँ वेस्ट एशिया में, वो हम देख रहे हैं जो रशिया और उनका जो लड़ाई हुई उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ उस मुल्क का। और ये बड़ी बात है कि अगर अब बातचीत से हम लोग कोई चीज़ें कर सकें, ठीक कर सकें, बहुत अच्छी बात होगी। अल्लाह करे कि ये उसमें कामयाब हो जाएं और पाकिस्तान भी आगे चलने की बात करे। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक वहाँ से टेररिज्म या टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ बंद न की जाए। तो आपको नहीं लगता कि बेहतरीन मौका है अगर यहाँ से जयशंकर जी जा रहे हैं, अगर कोई गिला शिकवा है या कोई इशू है, आमने सामने बैठकर सॉर्ट आउट किया? मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये इस पर बातचीत कर सकें और रास्ता निकालें आगे के लिए। टेररिज्म तो हम सबको बर्बाद करता है, नफरतें पैदा कर देता है इंसान और इंसान में। लेकिन बदकिस्मती जैसे आपने खुद इजराइल की बात की है, फ़लस्तीन की बात की है, ये रिसेंट अटैक्स हो गए हैं, एक अलग सा माहौल पैदा हो गया है। इंसान एक तरफ से कोशिश करता है किसी तरह कंट्रोल में सब हो जाए, लेकिन अब्रप्टली इस तरह होना
हिजबुल्लाह का चीफ मरना, उसके बाद यकजुट फ़लस्तीन का होना, ईरान का होना, क्या असर पड़ सकता है? क्या ये रसा किसी खींच जाएगी या किसी हद तक? मैं समझता हूँ अगर ये चलता गया तो ये हमारे सबके लिए मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि होल इकोनॉमिक सिचुएशन जो दुनिया की है वो बदल जाएगी और बहुत मुश्किलें आएंगी सारे मुल्कों को। इसलिए मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि सब मुल्क इसको रोकने की कोशिश करें और रास्ता निकालने की कोशिश, जिससे कि फ़लस्तीन जो है वो अपना मुल्क फिर से संभालें। लड़ाई तो इसी की बात की है ना, कि दो मुल्क की जो थ्योरी थी कि इजराइल भी रहेगा फ़लस्तीन भी रहेगा, दोनों इकट्ठे रहेंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू जो है वो ये करना चाहेंगे, मगर वक्त आ गया कि दुनिया का प्रेशर आना चाहिए इसको बंद करने का। महाराष्ट्र के संभाजी नगर और जालना में एनआईए और एटीएस ने 3 लोगों को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया है। इन लोगों पर शक जाहिर किया गया है कि इनके रिश्ते जम्मू कश्मीर में सरगर्म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद के हो सकते हैं। एनआईए और एटीएस की यह कार्रवाई 5 रियासतों को 22 मकामात पर छापेमारी के बाद अमल में आई है। अमेरिकन मीडिया का कहना है कि ईरान के हालिया हमले को रोकने में इजराइल का दिफाई निजाम नाकाम रहा है। ईरानी मिसाइल इजराइल में जहां जाकर लगे हैं, ईरान ने उसके करीब की वीडियो भी जारी कर दी है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी माहिरीन का ये कहना है कि ईरान का हालिया हमला इसी साल अप्रैल में किए गए उसके हमले से ज्यादा कामयाब रहा है। अमेरिकन माहिरीन ईरान के मिसाइलों के जदीद तरीन होने को उसके हालिया हमले की कामयाबी की असल वजह मान रहे हैं। अमेरिकी फिल्म मेकर विलियम ओलिवर स्टोन ने इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को पागल करार दिया है। हाल ही में अपने एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे नेतन्याहू की जहनी कैफियत का अंदाजा उनका इंटरव्यू लेने के दौरान हुआ था। मुझे लगा कि वो वाकई पागल है और इसके बाद मैंने उन्हें बद से बदतर ही होता हुआ देखा है। जैसा कत्लेआम उन्होंने किया है, मैंने वैसा पहले कभी नहीं देखा था। And Netanyahu's a madman. And I repeat that, to me, he is a madman. I met him years ago. I interviewed him when he was out of office. And I thought he was a madman then. And I think he's gotten worse and worse and worse. He's truly insane. I've never seen such a slaughter. बहरीन में जुमे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ नमाजियों का एहतजाज वहां की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां की मस्जिद इमाम सादिक में नमाज जुमा के बाद नमाजियों ने शहीद हसन नसरुल्लाह को खिराज तहसीन पेश किया और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। इस एहतजाज को रोकने के लिए बहरीन की पुलिस ने मस्जिद का मुहासरा करके नमाजियों पर शेलिंग की। इतना ही नहीं, हुकूमत ने आइंदा इस मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी भी लगा दी है। हरियाणा में लोगों ने जोश खरोश से डाले वोट, पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 31 नक्सली मारे गए। महाराष्ट्र में एनआईए ने 3 अपराध को दहशतगर्दी के शक में पकड़ा, 5 रियासतों के 22 मकामात पर मारे गए छापे। फारूक अब्दुल्ला ने वजीर खारजा के पाक दौरे का किया खैर मकदम, शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान जाएंगे एस जयशंकर। और अमेरिकन माहिरीन का दावा, ईरान के हमले को रोकने में नाकाम रहा इजराइल का दिफाई निजाम। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।